सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट वर द बेसिकली डिफरेंट वेज ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। बीड्स जो हैं बेसिकली वो कैसे बनते थे, तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में हमने पढ़ा, उसके शेप के बारे में पढ़ा, फिर वो कहाँ कहाँ से लाइक ऑब्टेन होते थे वो देखा। आज का जो लेक्चर है उसमें पढ़ना है हमें आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ प्रोडक्शन होता था, क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, उन उन जगहों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता था। ये जो आर्कोलॉजिस्ट हुआ करते थे वो किस तरीके से इन जगहों को आइडेंटिफाई करते थे, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। So, in order to identify centers of craft production, archaeologists usually look for the following. तो अगर हम देखें कि क्राफ्ट प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता था, किस किन किन जगहों पे होता था, उनके लिए आर्कियोलॉजिस्ट कुछ कुछ चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले चीज़ क्या है? रॉ मटेरियल्स, स्टोन, नोड्यूल्स, होल शेल्स, कॉपर ओर, टूल्स। तो ये जो रॉ मटेरियल्स है, जहाँ जहाँ से ऑब्टेन्ड होंगे, एक नॉर्मल सी बात है, जहाँ जहाँ रॉ मटेरियल्स मिलेंगे उसी के आसपास जो है वो क्राफ्ट प्रोडक्शन होगा। अगर आप देखें तो इंडस्ट्रीज़ आज के ज़माने में अगर बात की जाए तो आज भी इंडस्ट्रीज़ वहीं सेटअप की जाती हैं जहाँ ईजिली रॉ मटेरियल मिल जाए। तो पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट ये देखते हैं कि रॉ मटेरियल जहाँ पे है वहाँ पे वो सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन हो सकता है। दूसरा, अनफिनिश ऑब्जेक्ट्स। अब अगर क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स बच जाते थे जो कि पूरी तरीके से फिनिश नहीं होते थे, आधे अधूरे रहते थे। तो अगर वो देख लिया, मिल जाए, वैसा कुछ ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो वहाँ से ही पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है वो हुआ है। लास्ट, रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल। लास्ट है वेस्ट मटेरियल। जब भी क्राफ्ट प्रोडक्शन होता है तो कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो लाइक रेसिड्यू कुछ बच जाता है, वेस्ट हो जाता है, तो वो वहीं पे रह जाता है। तो उस तरीके से भी पता चल सकता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ काम हुआ है। और वेस्ट मटेरियल को ना बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन माना जाता है, क्योंकि वहाँ से ईजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ वेस्ट मटेरियल है, इसका मतलब फॉर श्योर है कि यहाँ कोई ना कोई क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है वो टेक प्लेस किया हुआ है। और ये जो बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ध्यान दिया है, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गए या अनफिनिश ऑब्जेक्ट्स हो गए या वेस्ट मटेरियल हो गए, उनसे ये भी पता चला है कि हाँ, जो स्पेशलाइज सेंटर्स हुआ करते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन पे, जनरली स्मॉल छोटे छोटे जो सेटलमेंट्स होते थे, उनके अलावा भी जो बड़े शहर होते थे ना, जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, यहाँ पे भी क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है वो हुआ करता था, राइट। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। और हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल्स, उसको शुरू करते हैं। सो स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल्स, इसमें हमें ये देखना है कि जब भी क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है, कोई भी क्राफ्ट बन रहा है, कोई भी आर्ट जो है वो बन रहा है, या कोई भी सामान अगर बन रहा है, तो उसके लिए हमें मटेरियल चाहिए। तो वो मटेरियल जो है वो हड़प्पन से किस तरीके से ऑब्टेन करते थे, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे एक एक करके हम पढ़ते हैं। सो क्ले वेयर लोकली अवेलेबल। जो क्ले है, जो मिट्टी है, वो आसानी से मिल जाती थी लोकली। मेनी सच एज स्टोन, टिम्बर एंड मेटल हैड टू बी प्रोक्यूर्ड फ्रॉम आउटसाइड द एलुवियल प्लेन। तो हड़प्पन साइड्स पे ना एक एलुवियल प्लेन का एरिया हुआ करता था, तो वहाँ से हट के हड़प्पन जाते थे थोड़ा, तब जाके उन्हें कुछ कुछ मटेरियल्स मिलती थी, जैसे स्टोन, टिम्बर, मेटल, ये सब। Terracotta toy models of bullock carts suggest that this was one important means of transporting goods and people across land routes. तो टेराकोटा मॉडल्स हमें मिले हैं बुल्लक कार्ट्स के भी, जिससे ये पता चलता है कि बुल्लक कार्ट्स यूज़ हुआ करते थे उस टाइम पे फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल। Riverine routes along the Indus and its tributaries as well as coastal routes were also probably used. तो ऐसा माना जाता है कि रिवराइन रूट्स जो हैं इंडस से और उसके ट्रिब्यूटरी से निकल के वो यूज़ हुआ करती थी, ताकि गुड्स को, पीपल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और कोस्टल रूट्स का भी जिक्र किया गया कि हाँ, शायद वो भी यूज़ हुआ करती थी। So now our next topic is materials from the subcontinent and beyond. So let's get start. They established settlements such as Nageshwar and Balakot in areas where shell was available. तो हड़प्पन क्या किया करते थे ना कि वैसे वैसे जगह पे जहाँ कुछ कुछ मटेरियल्स मिल सकते हैं, वहाँ पे वो अपना सेटलमेंट जो है वो स्टैब्लिश किया करते थे। जैसे नागेश्वर, बालाकोट जो है ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे शेल बहुत ईजिली मिल जाता है, तो वहाँ पे वो सेटलमेंट अपना बना लिया करते थे। फिर शौतिकोई करके एक एरिया है फार ऑफ अफगानिस्तान में, नियर द बेस्ट सोर्स ऑफ लैपिस लजूली, अ ब्लू स्टोन दैट वाज अपेरेंटली वेरी हाईली वैल्यूड। तो लैपिस लजूली एक बहुत ही प्रेशियस स्टोन है जो कि शौटिको में मिलता है, तो वहाँ से हड़प्पन जो है वो लैपिस लजूली को जो है वो लाइक वो ऑब्टेन कर पाते थे। फिर लोथाल किस लिए फेमस है? फॉर द सोर्स ऑफ कार्लिनियल। वहाँ पे कार्लिनियन जो स्टोन होता था रेड कलर का, बहुत बहुत अच्छा सुंदर सा, वो वहाँ से मिल जाता था हड़प्पन्स को। नॉर्थ गुजरात और साउथ राजस्थान से उन्हें स्टीटाइट मिल जाता था। स्टीटाइट इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्टोन, और राजस्थान से उनको मेटल मिल जाया करता था। ये तो जगह के नाम हो गए कि हाँ, यहाँ से ये मिल सकता है, यहाँ से ये मिल सकता है। अब इसके अलावा क्या होता था ना कि अनदर स्ट्रैटेजी फॉर प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल्स मे हैव बीन टू सेंड expeditions to across such as the Khetri
एक्सपेडिशंस टू एरियाज सच एज द खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान फॉर कॉपर एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड। तो इसके अलावा हरपन्स क्या क्या करते थे ना कि एक्सपेडिशन भेज दिया करते थे। एक्सपेडिशन मतलब जर्नी, लॉन्ग जर्नी, वहाँ पे जाइए इस एरियाज में, जैसे कि खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान में जाइए ताकि वहाँ से कॉपर ऑब्टेन कर पाएँ, और साउथ इंडिया में जाइए ताकि वहाँ से गोल्ड मिल पाए। तो इस तरीके से वो ना रॉ मटेरियल्स को ऑब्टेन करने के एक्सपेडिशन भी भेजा करते थे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। सो आई होप दिस इज क्लियर। आज के लिए इतना ही। फॉर द फर्दर टॉपिक्स प्लीज स्टे ट्यून्ड, and thank you so much for watching. Keep supporting, keep learning, and I'll keep making videos for you. Thank you.